नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका फिजिक्स के खूबसूरत से वीडियो लेक्चर में जीपीआरएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में, इस खूबसूरत से क्यूट से वीडियो लेक्चर में हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। चैप्टर 2 है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का आज है हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसमें हम लोग बातें करेंगे फोर्स के ऊपर। आगे के लेक्चर्स में हम लोग लॉज ऑफ मोशन पे बढ़ जाएंगे। फिलहाल बातें छोटी मगर मोटी मोटी होगी, फोर्स के ऊपर होगी। ठीक है, आज अपना डिस्कशन सीमित रखेंगे फोर्स के ऊपर। कंप्लीट स्टडी, कंप्लीट फोर्स जो आपने पढ़ रखा है उससे कहीं अच्छे से पढ़ाया जाएगा। आपने क्या पढ़ा है? पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। किसी ने और अच्छे से पढ़ा होगा तो फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी एंड दिस उससे थोड़ा आपको अच्छा फील दिलाएंगे। इस लेक्चर के बाद फोर्स में आपको सोचने समझने की शक्ति बदल जाएगी। फोर्स को जिस तरह से आप फील करते थे, फोर्स को जिस तरह से आप सोचते थे, वो नजरिया ही बदल जाएगा। फोर्स को आज हम आपको रेस्ट और मोशन से जोड़ के दिखाएंगे कि फोर्स कैसे आया, क्यों आया, फोर्स कब लगता है तो क्या होता है, नहीं लगता है तो क्या होता है, न्यूटन्स के लॉज से आपको कोरिलेट करके बताएंगे। तो मेरा नाम है शशांक। कॉपी और पेन निकाल लें, और जो भी नोट्स अगर लिखा जाए बोर्ड पे तो वीडियो को बीच बीच में पॉज करके नोट करते रहे। लेकिन स्टार्टिंग हम लोग फोर्स का बेसिक से ही करेंगे, जैसा कि आपने पढ़ रखा है। बट उसके पहले मैं एक क्वेश्चन से इस लेक्चर को स्टार्ट करना चाहता हूं। फोर्स पढ़ने से पहले, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपने फिजिक्स में मोशन पढ़ा होगा। ठीक है, मोशन सभी ने पढ़ा है। ओके सर, मोशन तो सभी ने पढ़ा है। मोशन में आपने पढ़ा हो कि कोई बॉडी रेस्ट पे रहता है, वो उसको कोई वेलोसिटी से वो चलने लग जाता है, मोशन में आ जाता है। मोशन में रहता है, उसको हम रोक देते हैं तो वो रेस्ट में आ जाता है। अगर वो मोशन में होता है तो उसको हम एक्सेलरेट करवा देते हैं तो स्पीड बढ़ जाता है, रिटार्ड करा देते हैं तो स्पीड घट जाता है। बट अभी तक मोशन चैप्टर में आपने क्या ये जाना कि ये जो एक्सेलरेट करवा रहे हैं, रिटार्ड करवा रहे हैं, रेस्ट से मोशन में ला रहे हैं, मोशन से रेस्ट में ला रहे हैं, ये ला कौन रहा है? ला कौन रहा है? व्हाट इज द काउज बिहाइंड इट? इसके पीछे काउज क्या है? काउज क्या है? नहीं, किससे वो रेस्ट मोशन में आया? ये बेसिक क्वेश्चन का आंसर नहीं किया गया, पिछले चैप्टर तक नहीं किया गया है, इस चैप्टर में किया जाएगा। अब वक्त आ चला है उसको आंसर करने का। द आंसर इज, पहले क्वेश्चन क्या था? हाउ द बॉडी एट रेस्ट विल कम इनटू मोशन। कैसे बॉडी, हाउ द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कम्स टू रेस्ट। हाउ द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंक्रीज स्पीड गोज अंडरगो एन एक्सेलरेशन। कैसे अपना डिक्रीज करता है स्पीड? इसका आंसर है बाय अप्लाइंग फोर्स। बाय अप्लाइंग फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स लगाने से ऐसा होता है क्या? फोर्स लगाने से रेस्ट मोशन होता है क्या? अच्छा, डिटेल से समझते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले फोर्स को। आपने जैसा बच्चे में पढ़ा है पुश एंड पुल, उसी से हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे और फिर धीरे धीरे हम लोग अच्छा सा डेफिनेशन फ्रेम करेंगे जो कहीं ना कहीं कुछ नई फिजिक्स की बातों पर होगा, जो आपने शायद ही पढ़ी हो। अगर पढ़ी हो तो मुझे नहीं पता, जनरली स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं। तो हमने कहा कि फोर्स के सबसे बेसिक फोर्स क्या आप जानते हैं कि ये पुश और पुल ही जानते हैं। पुश और पुल, इससे ज्यादा तो कोई जानता नहीं है। पुश और पुल, फोर्स है पुश और पुल। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको थोड़ा सा मैं बेसिक है एक्सप्लेन कर देते हैं, है ना। इस पर हमारा लेक्चर सीमित नहीं रहेगा। लेक्चर के इन तक आते आते हम लोग बड़ी बड़ी बातें करने लगेंगे फोर्स के ऊपर। लेकिन क्योंकि हम लोग को जड़ से उठाना है चीजों को, इसीलिए पुश पुल से हम बातें स्टार्ट कर रहे हैं और फिर हम बड़ी बातों तक पहुंच जाएंगे वीडियो के अंत तक में। पुश पुल को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। भाई, किसी भी ऑब्जेक्ट को ना चलाना है तो धक्का देते हैं तो पुश करते हैं, खींचते हैं तो पुल करते हैं। अच्छा, पुश है क्या? वो एक्शन जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा के हम अपने से उस ऑब्जेक्ट को दूर की तरफ लेके जाते हैं। दैट्स द पुश। और पुल क्या है? वो एक्शन जिसके द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के अपने से नजदीक की तरफ लेके आते हैं। इसको इधर धक्का दे रहे हैं, अलमारी को धक्का दे रहे हैं, पुश है। अलमारी को पकड़ के खींच रहे हैं, अलमारी को पकड़ के खींचते हैं, अलमीरा को पकड़ के खींचते हैं अलमीरा को, कोई बात नहीं। अलमीरा से एक बात याद लगी, खैर उसको मैं बाद में बताऊंगा फ्रिक्शन में। ठीक है, फ्रिक्शन में बताएंगे कुछ बात। तो पुश और पुल, किसी भी चीज को, फुटबॉल को किक करना है, क्या करेंगे? आपको पुश लगाना पड़ेगा। खैर
बात यह है कि हम जितना फोर्स लगा रहे हैं, आदमी लगा रहा है, जानवर लगा रहा है, वगैरह वगैरह, लिविंग बींग्स तो फोर्स लगाते हुए आपको चारों बगल दिख रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कैन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स अप्लाई फोर्स? क्या इसका आप आंसर दे सकते हैं? अगर यस तो कुछ एग्जांपल्स आप कमेंट करके बता दे भाई, कमेंट कर दे भाई। तो क्या लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं फोर्स को? यस, देखें, यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली बच्चों, यस दे कैन। पहला एग्जांपल बताइए। मान लीजिए आप ऐसे वातावरण में खड़े हैं जहां नेचुरल डिजास्टर आया हुआ, आंधियां चल रही है चारों बगल, तेज हवाएं चल रही है, पेड़ इधर उधर मूव कर रहे हैं, वहां पे आप अकेले खड़े हैं, बहुत तेज की आंधी आई हुई है। उस समय आपको कैसा फील हो रहा है? कैसा फीलिंग है? ऐसा लगेगा कि हवा हमको उड़ा लेने का प्रयास कर रहा है। तो वो हवा जो है, तेज आंधी जो है, हमारे ऊपर फोर्स ही तो लगा रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जरा आप सोचिए, तो दूसरा एग्जाम्पल सोचिए। टाइम दे रहे हैं, कमेंट करेंगे दूसरा एग्जाम्पल। अच्छा, नहीं समझे दूसरा एग्जांपल, मैं आपको बताता हूं। एक एग्जांपल मैंने आपको बताया, दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं, थोड़ा डेली लाइफ से लेते हैं। मान लेते हैं एगो धागा से किसी भी चीज को लटका दिए, कोई भी ब्लॉक था उसको हमने धागा से पकड़ के लटका। अच्छा, पहला एग्जांपल क्या हुआ? मोशन ऑफ विंड ड्यूरिंग, है ना, कुछ आंधी वगैरह सब आते थे, स्टॉर्म वगैरह लिख देते थे। तो दूसरा एग्जांपल बोल रहे हैं कि एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ब्लॉक है, कोई भी मास है, कोई भी डब्बा है, उसको हमने धागा से लटका दिया। ये क्या है? धागा, स्ट्रिंग जिसको कहते हैं। एक फिक्स सपोर्ट से पकड़ के, वहां से पकड़ के बांध दिए, लटका दिए। क्या वो लटका रहेगा? धागा मजबूत रहा तो लटका रहेगा ना। धागा मजबूत है, ठीक है, लटका रहेगा। कैसे लटका रहेगा? क्यों लटका रहेगा? इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स लग रहा है, नीचे अर्थ लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है अर्थ नीचे की तरफ, है ना। तो इसको नीचे गिर जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? रस्सी टूटेगा तो गिर जाएगा सर। नहीं, रस्सी नहीं टूटा है, मान लेते हैं रस्सी मजबूत है, वो टूटा नहीं है। तब तक क्यों ये लटका हुआ है? क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर एक और फोर्स लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में। कौन लगा रहा है? ये रस्सी लगा रहा है, रस्सी एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, और ये जो अर्थ फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक पर, उसको कहते हैं वेट इज ए फोर्स। मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। आगे आने वाले चैप्टर से पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन अपना चैप्टर है अगला, वहां पे मास और वेट में बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया जाएगा। खैर, वेट इज ए फोर्स जो अर्थ लगाता है, और इसका वैल्यू कितना होता है? W का वैल्यू, वेट जो लगाता है mg होता है। g यहाँ पे एक्सेलरेशन है, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। फोर्स का फॉर्मूला आएगा F इक्वल टू ma, न्यूटन का सेकंड लॉ, F इक्वल टू ma। जब अर्थ लगा रहा था तो a बराबर g हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आया सर क्या बोल रहे हो? ma mg, कोई बात नहीं, पढ़ेंगे आगे पढ़ेंगे, आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए जान लो, अर्थ एक फोर्स लगाता है जिसका नाम है W, और धागा एक फोर्स लगा रहा है ऊपर की तरफ, इसको खींच रहा है ऊपर। तो धागा तो नॉन लिविंग है, ये इसको खींच के अर्थ जो फोर्स लगा रहा है उससे बांध के रखे हुआ है। ये दोनों फोर्स बराबर है, इसलिए ब्लॉक नहीं गिरा। अगर धागा कमजोर हो गया तो ये फोर्स धागा का कमजोर हो जाएगा, ये फोर्स इससे कम जाएगा, नीचे गिर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैग्नेट का नाम सुने, ये दूसरा एग्जांपल हुआ। तीसरा एग्जांपल, मैग्नेट का नाम सुने हो। मैग्नेट भी फोर्स लगाता है, इसको बताने की तो जरूरत है नहीं, मैग्नेट कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट तो है नहीं। कंब का नाम सुने हो, फोर्स बिटवीन, अपने बहुत बच्चे ने सुन रखा होगा, कंब, है ना, चार्ज्ड कंब को ऐसे, कंघी को ऐसे बाल में रगड़ के, आपने बहुत बच्चे में सब सीखा है ना। फिर पेपर के पीसेस में जाके जाओगे तो उसको चिपका लेगा, है ना, ये सब आपने सीखा है, पीसेस ऑफ पेपर, है ना। ये सारा फोर्स नॉन लिविंग लगाता है। एक और बात मैं फोर्स के ऊपर बड़े अच्छे से बता देना चाहता हूं कि मान लेते हैं हमको ये मार कर रखा हुआ है किसी भी जमीन पे, इसको हिलाना है, ऐसे लगाएंगे फोर्स हिल जाएगा। मान लेते हैं एक पत्थर रखा हुआ, उसको हिलाना है, थोड़ा सा दम लगाएंगे, हिला जाएगा। मान लेते हैं एक बड़ा सा टेबल रखा हुआ, उसको हिलाना को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। कोई पलंग रखा है, उसको और ज्यादा फोर्स लगाना, कोई अलमीरा, बड़ा सा अलमीरा रखा हुआ है, उसको मूव करना, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ये बोर्ड को उठाना है और ये मार्कर को उठाना है, आसान कौन है? बोर्ड को उठाना आसान है, क्योंकि इसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स मास पे डिपेंड कर रहा है। जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा हमको फोर्स लगाना पड़ेगा।
फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है। इसका मास ज्यादा है, इसका मास कम है। मास मतलब केजी में जिसको नापते हैं, 2 केजी 5 केजी मास, है ना। फोर्स डिपेंड्स ऑन मास। अच्छा, और फोर्स के ऊपर बात करें तो अगर हम कम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, किसी के लिए ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं, किसी के लिए कम फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम कम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो उसका कुछ वैल्यू होगा ना, कुछ वैल्यू होगा ना। कम के लिए कम फोर्स लगाएंगे तो कुछ मतलब फोर्स को मेजर करेंगे ना, मेजर करेंगे तो उसके पास मैग्नीट्यूड होगा। नाम सुनो, मैग्नीट्यूड मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें किसी चीज को मेजर करते हैं। जैसे कि 2 केजी है तो 2 उसका क्या है? मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो फोर्स के पास मैग्नीट्यूड है क्योंकि हम कम ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं। सब में हमेशा एक फोर्स नहीं लगाते हैं। दूसरी बात, फोर्स का डायरेक्शन भी तो होगा। हम मार्कर को इधर फोर्स लगा के इधर मूव करा सकते हैं, मार्कर को फोर्स लगा के इधर मूव करा सकते हैं, मार्कर को ऐसे मूव करा सकते हैं, वैसे मूव करा सकते हैं। ईस्ट में फोर्स लगा सकते हैं, वेस्ट में फोर्स लगा सकते हैं, नॉर्थ में, साउथ में, ईस्ट से 30 डिग्री एंगल पे फोर्स लगा सकते हैं। हम टेबल को इधर फोर्स लगा के इधर, टेबल पे किताब रखा हुआ उसको इधर मोड़ सकते हैं, इधर मोड़ सकते हैं, इधर जिधर मन है उधर फोर्स लगा दो। फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है। फोर्स है जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है तो इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, है ना। इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। आपने पढ़ा है वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। और फोर्स के ऊपर क्या बात करना चाहिए? ये सारी बेसिक बेसिक बातें हो रही है फोर्स के ऊपर। और फोर्स के ऊपर कुछ बता सकते हैं आप। फोर्स के ऊपर एक बातें और बताई जा सकती है कि क्या बताई जा सकती है, क्या बताई जा सकती है। हमने सोचा तो बेसिक में हमें पता चला कि फोर्स जब भी लगता है ना, एकदम बेसिक सोचो, फोर्स जब भी लग रहा है तो जैसे मान लेते हैं कि हमने टेबल को हिलाया तो टेबल और मेरे बीच में कुछ हुआ ना, हमने टेबल को पकड़ा, हिलाया, कोई जरूरी नहीं कि पकड़ेंगे, अभी हम बताएंगे। 2 ऑब्जेक्ट जब खेल में आएगा तब फोर्स लगेगा। एक अकेला ऑब्जेक्ट ऐसे फोर्स नहीं लगा सकता है। मतलब जरूर मैं ये नहीं कर रहा हूं कि कांटेक्ट में होना चाहिए, ये नहीं कर रहा हूं, नॉन कांटेक्ट भी हो सकता है फोर्स। बट फोर्स जो है 2 ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरेक्शन है, ये मैं कहना चाह रहा हूं। फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन, इंटरेक्शन मतलब जुड़ाव, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ जुड़ाव है, कुछ तालमेल है, कुछ रिश्ता है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में। एक ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। अगर नीचे दिख रहा है, नीचे आ रहा होगा सर, अगर 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स, इस दोनों के बीच में कोई ये इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो जब भी फोर्स लग रहा है मैं 2 क्वेश्चन जरूर पूछ सकता हूं कि वो फोर्स लगा कौन रहा है, दूसरा फोर्स लग किस पे रहा। जब भी फोर्स लगेगा 2 क्वेश्चन आसानी से पूछा जा सकता है कि फोर्स लगा कौन रहा है और लग किस पे रहा है। हु एक्सर्ट्स दिस फोर्स, ऑन विच फोर्स इज एक्सर्टेड, किस पे फोर्स लगा और लगा कौन रहा है। इसीलिए कहते हैं कि फोर्स 2 ऑब्जेक्ट का बीच का इंटरेक्शन है, 2 ऑब्जेक्ट के बीच का इंटरेक्शन है। और फोर्स के बारे में क्या बात करनी चाहिए सर जी? फोर्स के पास डायरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है 2 ऑब्जेक्ट का। अच्छा, एक बात और, फोर्स ना जो भी लगा रहा है कोई बाहरी आके लगा रहा है ना, कोई बाहरी आके लगा रहा है। एक्सटर्नल एजेंसी है, जैसे विंड लगाए तो विंड एक एक्सटर्नल एजेंट है, हम हाथ से फोर्स लगा रहे तो एक एक्सटर्नल एजेंट है। बॉडी का इंटरनल कुछ नहीं है, बॉडी इसके ऊपर फोर्स लगा, इसके इंटरनल में ऐसा कुछ नहीं है कि इसके ऊपर फोर्स लग गया, इसका एक्सटर्नल इसके ऊपर कोई फोर्स लगाएगा, हवा इसको उड़ा दे तो हवा एक्सटर्नल एजेंट हुआ। हम हाथ किससे इसको फोर्स लगा तो हाथ मेरा एक्सटर्नल एजेंट हुआ। ठीक है, तो फोर्स ना एक्सटर्नल एजेंट की जरूरत होती है किसी भी चीज को मूव कराने के लिए। ठीक है, तो फोर्स एक्सटर्नल एजेंसी है। दूसरी बात, उस एक्सटर्नल एजेंसी को जरूरी नहीं है कि कांटेक्ट में हो। क्या बोल रहा हूं? जरूरी नहीं है कि वो एक्सटर्नल एजेंसी कांटेक्ट में हो। मतलब फोर्स दूर से भी लगाया जा सकता है। मैग्नेट दूर में ही रखेंगे तो भी अट्रैक्ट कर लेता है। ग्रेविटी, अर्थ का ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ, है ना, इसको यहां से छोड़ देंगे, यहां से इसको छोड़ देंगे, क्या ये अर्थ इसको खींच लेगा? अर्थ तो नीचे है, अर्थ इसके कांटेक्ट में नहीं है, अर्थ इसके कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी अर्थ इसको खींच ले रहा है, दूर से फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स डिस्टेंस से भी लगाया जा सकता है और सट के भी लगाया जा। कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो डिस्टेंस से लगते हैं, कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जो फिजिकल कांटेक्ट होना जरूरी है, किसी में फिजिकल कांटेक्ट का होना जरूरी नहीं है। तो इतनी बात है, ठीक है। तो कह रहा है कि सम एक्सटर्नल एजेंसी इज नीडेड टू प्रोवाइड फोर्स। फोर्स प्रोवाइड करने का मतलब है रेस्ट से बॉडी को मूव करना, और मोशन
है तो उसको रिटार्ड करना मतलब स्टॉप करना। इसके बारे में चर्चा हम करेंगे अभी हम जब साइंटिस्ट की चर्चा करेंगे अभी करेंगे। एक्सटर्नल एजेंसी, दूसरी बात एक्सटर्नल एजेंसी कैन एक्सर्ट फोर्स इवन फ्रॉम डिस्टेंस, डिस्टेंस से भी एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स लगा सकता है। एग्जांपल में हमारे पास है क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास एग्जांपल में है ओके, और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है। आगे मैं एक बात और कर देना चाहता हूं, फिर हम बड़ी बड़ी बातों करने लगेंगे, ये छोटी छोटी बातें अंत हो जाएगा। ऐसा यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा फोर्स का, ऐसा यूनिट फोर्स का हो जाता है न्यूटन, ठीक है, नाम सुना ही आपने है। ऐसा यूनिट फोर्स का न्यूटन होता है। क्यों होता है? फोर्स एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, फोर्स एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, मतलब किसी दूसरे क्वांटिटी से मिलकर आया है। तो इसका जो यूनिट होगा वो भी फंडामेंटल यूनिट नहीं होगा, वो भी डिराइव्ड यूनिट होगा। मतलब वो जो 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे आपने, है ना, एसआई सिस्टम में 7 फंडामेंटल पढ़े थे, वो ना मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी थे। इसके 7 यूनिट पढ़े थे आपने, मीटर, है ना, लेंथ के, फिर किलोग्राम, सेकेंड, एम्पेयर, केल्विन, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। ये 7 फंडामेंटल यूनिट है। बाकी जितने फिजिकल क्वांटिटीज अभी हमने 7 के अलावा बताए, उसके जो भी यूनिट होंगे वो इन्हीं 7 से मिलकर बनेंगे। जैसे कि स्पीड का मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मिलकर बना, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर सेकंड मिलकर बना, उसी तरह से। तो फोर्स तो फंडामेंटल क्वांटिटी है नहीं, तो इसका यूनिट फंडामेंटल यूनिट तो होगा नहीं, तो इसका डेराइव्ड यूनिट होगा। तो उस डेराइव्ड यूनिट में से 7 मिलकर कहां बनाई? न्यूटन तो अलग ही चीज बोल रहे हो सर, ये न्यूटन कहां से आया सर? न्यूटन तो आप अलग ही चीज बोल रहे हो। न्यूटन ना तो फंडामेंटल लग रहा है ना तो डेराइव्ड लग रहा है। बात यह है कि न्यूटन है डिराइव्ड, बस नाम रख दिया गया न्यूटन। असली बात यह है कि 1 न्यूटन होता है 1 केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाह, इतना बड़ा बड़ा, हाँ बड़ा बड़ा सर। ये केजी ले लो, मीटर ले लो, सेकंड ले लो, मीटर से सेकंड को डिवाइड करके फिर उसका स्क्वायर कर दो, ये बड़ा सा जो कॉम्बिनेशन होगा यूनिट का, उसका नाम रख दिया है न्यूटन। नाम रख दिया है न्यूटन। ये बड़ा सा कॉम्प्लेक्स यूनिट है ना, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको नाम रखा है 1 न्यूटन का। क्यों नाम रखा है? क्योंकि सबसे पहली बात, नाम क्यों रखा है? क्योंकि फोर्स एक बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही कॉमन फिनोमेना है। हर जगह फोर्स की जरूरत पड़ेगी, हर जगह इतना बड़ा बड़ा यूनिट लिखेंगे। जैसे फोर्स लग रहा है मान लो 2 न्यूटन का, आसानी से लिख दिए 2 न्यूटन, क्योंकि अब ये न्यूटन, अब ये फोर्स से मिलकर, फोर्स से कई चीजें, कई क्वांटिटीज फोर्स से उत्पन्न होगी, तो उसके यूनिट ना फोर्स से मिलके बनेंगे। जैसे प्रेशर होता है यूनिट क्या? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत सारे ऐसे जो फोर्स से बनेंगे, और फोर्स खुद में एक बेसिक फिनोमेना है, उसका इतना बड़ा यूनिट रखे हैं, तो फिर से अब इसका यूनिट, फिर अब फोर्स से जो डिराइव्ड बनेगा तो उसका यूनिट और बड़ा हो जाएगा। तो क्योंकि फोर्स एक कॉमन फिनोमेना, एक बेसिक फिनोमेना है, इसलिए उसका बेसिक सा यूनिट रख दिया गया, नाम रख दिया गया, बड़े से को छोटा में नाम रख दिया गया न्यूटन। न्यूटन नाम क्यों रखा गया? क्योंकि न्यूटन नाम क्यों रखा गया? न्यूटन भाई सारा उन्हीं का योगदान है, न्यूटन सर का ही, सर आइजैक न्यूटन का पूरा योगदान है। फोर्स वाले ब्रांच में फिजिक्स का सब कुछ किया हुआ उन्हीं का, सारे लॉज, फोर्स से रिलेटेड लॉज ऑफ मोशन उन्होंने दिया है। मैकेनिक्स का फाउंडेशन जो आप पढ़ेंगे, मैकेनिक्स ब्रांच है जिसमें हम लोग ये सारा स्टडी करते हैं, वो न्यूटन का दिया हुआ है। तो ये छोटी छोटी बातें हो गई। अब हम स्टार्ट करेंगे कुछ बड़ी बातें फोर्स के ऊपर, जैसा कि हमने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। बात करेंगे पहले हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, बात होगी कुछ खास होगी, कुछ साइंटिस्ट का योगदान फोर्स में पढ़ेंगे, और यहां से फोर्स के आइडिया को हम डेवलप करने वाले हैं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए बहुत इनिशियल पीरियड में, बहुत शुरुआती समय में। उस समय फोर्स के बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी। नाम था उनका एरिस्टोटल, एरिस्टोटल्स फॉलेसी। हालांकि इनका दिया हुआ जो भी योगदान है फोर्स में वो फॉलेसी है। फॉलेसी है मतलब इनकी बताई बातें फेल कर गई, फॉल हो गया, कुछ गड़बड़ी हो गई। गड़बड़ी, फॉलेसी मतलब गड़बड़ हो जाना, गड़बड़ी, कुछ कंफ्यूजन रह जाना। तो क्या था इनका कंफ्यूजन, देखते हैं। एरिस्टोटल ने कहा था कि एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है हमेशा बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए। मतलब बॉडी को यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। मतलब यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम स्पीड से चलना। सेम स्पीड से कोई बॉडी अगर चल रहा है तो उसको सेम स्पीड से यूनिफॉर्म मोशन में चलाए रखने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो गलत साबित हुआ।
जो गलत साबित हुआ तब ना इसका पॉलिसी है। आज के टाइम पे ये बात सबको पता है, आपको पता नहीं है क्या? नहीं पता है, आगे तुरंत पता चल जाएगा। इसलिए तो ये लेक्चर आप देख रहे हैं, इसलिए तो ये लेक्चर आप देख रहे हैं। यहां से कहानी स्टार्ट हो गई। फोर्स की बड़ी बात है जो हमने लेक्चर में शुरुआत में ही आपको प्रॉमिस किया था, यहां से कहानी स्टार्ट हो गई। यहां इस बोर्ड के इस स्लाइड पे जितनी चीजें लिखी है वहां तक समझते समझते आप कुछ नया सीखना जरूर सीखेंगे। एरिस्टोटल ने कहा था एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन मोशन, बॉडी को मोशन में रखने के लिए। और ये मोशन ना यूनिफॉर्म मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, सिर्फ मोशन नहीं, इसको यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए उन्होंने यूनिफॉर्म मोशन कहा था। यूनिफॉर्म मोशन में रखने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है, जो गलत है, जो गलत है। उन्होंने उस टाइम पे कहा था। ये उस टाइम की बात है जब फ्रिक्शन के बारे में लोगों को पता नहीं था, जब फ्रिक्शन डेवलप नहीं हुआ था। फ्रिक्शन के बारे में लोगों को पता भी नहीं था कि फ्रिक्शन नाम का कुछ चीज होता भी है या नहीं। तो फ्रिक्शन उस समय ने तो उस समय इन्होंने बात कही थी कि फोर्स यूनिफॉर्म मोशन में बने रखने के लिए। ये गलत है सर? हाँ गलत है। अरे हाँ गलत है, सही बता रहा हूं, बिल्कुल सही बता रहा हूं। यूनिफॉर्म मोशन में बने रखने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती है। आगे न्यूटन ने यह बात आपको समझाई, आगे हम देखते हैं। फिर इसको सही करने वाले अगले साइंटिस्ट आए, गैलीलियो गैलीली। गैलीलियो गैलीली नाम सुना है आपने? गैलीलियो गैलीली ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे, इसको हम गैलीलियो एक्सपेरिमेंट के नाम से बुलाते हैं। उन्होंने इंक्लाइंड प्लेन लिया था, बॉल को गिराया फिराया था, फिर इंक्लाइंड प्लेन समझते हैं ऐसे करके जो होता है, ऐसे करके इंक्लाइंड प्लेन गिराया था, फिर उसके जो स्लोप है उसको कम करते गए थे। उस हिसाब से उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट करके कुछ कंक्लूजन दिए थे। कंक्लूजन ये उन्होंने कहा, सबसे पहले उन्होंने क्या किया, डेवलपमेंट द आइडिया ऑफ फोर्स, मतलब यहाँ पे इस पीरियड में आइडिया ऑफ फोर्स का, डेवलपमेंट फॉर फोर्स के बारे में लोगों को बताया। और उन्होंने फोर्स कहा कि काउज ऑफ मोशन है। क्या कहा? गैलीलियो गैलीली ने कहा कि फोर्स मोशन का काउज है और फोर्स उसका इफेक्ट है। फोर्स मोशन का काउज है, मोशन करवाने का काउज कौन है? फोर्स। और मोशन फोर्स का इफेक्ट है। एंड डिटरमाइन, और डिटरमाइन किया कि नेचुरल स्टेट किसी भी ऑब्जेक्ट का या तो रेस्ट होगा या यूनिफॉर्म मोशन होगा, जो पहले से ही है। नेचुरल स्टेट है, पहले से ही ऐसा है कि या तो ये रेस्ट में रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। उसने कहा कि रेस्ट और यूनिफॉर्म दो अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों एक ही बात है। दोनों केस में कोई फोर्स नहीं लगता। रेस्ट में बॉडी है, उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगता। यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी है, नेट फोर्स नहीं लगता। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा ऐसा कह रहा है गैलीलियो। उन्होंने कहा मोशन को करवाने के लिए फोर्स चाहिए, मोशन का काउज है। नहीं समझ में आया, आगे देखिए न्यूटन, उसको समझते हैं, वो आ जाएगा समझ में। न्यूटन क्या कह रहा है? उन्होंने 3 लॉज डेवलप किए। सर आइजैक न्यूटन, रिस्पेक्टेड सर, ने 3 लॉज बनाए न्यूटन के, बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ फोर्स। फोर्स पर उन्होंने 3 लॉज बनाए। और वो आइडिया क्या था? उसने कहा कि फोर्स मोशन का काउज नहीं है, फोर्स स्टेट चेंज का काउज है। फोर्स स्टेट चेंज का काउज है, मोशन को चेंज करने का काउज है। रेस्ट से मोशन के में लाने के लिए फोर्स चाहिए, मोशन से रेस्ट में लाने के लिए फोर्स चाहिए। अच्छा हाँ, फोर्स मोशन का काउज नहीं है, मोशन को चेंज करने का काउज है फोर्स। मोशन को चेंज करना है तो फोर्स चाहिए, रेस्ट से मोशन में लाना है तो फोर्स चाहिए, मोशन से रेस्ट में लाना है तो फोर्स चाहिए। न्यूटन ने कहा यूनिफॉर्म मोशन में बने रहने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन सेम स्पीड से चल रहा है तो चल ही रहा है, चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। उस यूनिफॉर्म मोशन के स्टेट को बदलना है, उसका स्पीड बढ़ाना है तो फोर्स चाहिए, घटाना है तो फोर्स चाहिए, रोकना है तो फोर्स चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। एरिस्टोटल ने क्या कहा था? यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए उसको फोर्स चाहिए। गलत कहा था। 3 लॉ में, तीनों लॉ पढ़ेंगे, शॉर्ट में बता रहे हैं। पहला लॉ उन्होंने बताया कि फोर्स नहीं होगा तो क्या होगा, फोर्स नहीं होने की वजह से क्या होगा। पहला लॉ में कि फोर्स नहीं होने की वजह से क्या, उसने बताया कि फोर्स नहीं होगा तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा, मतलब जिस स्टेट में था उसी स्टेट में रहेगा, उसका स्टेट चेंज नहीं होगा। फोर्स किसका काउज है? फोर्स स्टेट चेंज का काउज है, काउज फॉर स्टेट चेंज, दिस इज द फोर्स।
जो न्यूटन ने कहा स्टेट को बदलने का काउज है। पहला लॉ में कहा न्यूटन ने कि रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, स्टेट बदलेगा नहीं। यूनिफॉर्म मोशन में वो चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलता रहेगा, स्टेट बदलेगा नहीं। फोर्स जब तक उस पर नहीं लगेगा, फोर्स लगेगा तो स्टेट बदलेगा। ये है असली बात। अब आया जो हमने शुरू में आपको प्रॉमिस किया था, अभी और आएगा, बैलेंस फोर्स और बैलेंस फोर्स और आएगा। अभी मिसकंसेप्शन मैं आपका दूर करूंगा। रुकिए 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 रुकिए, अभी शुरुआत हुई है, ये तो बस शुरुआत है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। ठीक है, काउज ऑफ दूसरा लॉ, फर्स्ट लॉ बताया, दूसरा लॉ उन्होंने फोर्स का वैल्यू दिया और तीसरा लॉ में कुछ और इंटरप्रिटेशन किया। न्यूटन ने जो भी लॉज दिए थे ये गैलीलियोस के ही एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, इसी को थोड़ा और मॉडिफाई करके, इसी को थोड़ा और प्यूरिफाई करके उन्होंने अपना पहला लॉ बनाया था। तीसरा लॉ में उन्होंने कहा था कि अगर एक्शन पेयर ऐसा होगा तो उसका रिएक्शन ऐसा होगा, मतलब एक्शन रिएक्शन के बारे में बताया था, जिसको हम बाद में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको मैंने ये 3 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताए जो आपको दिमाग में सेट कर लेने हैं कि फोर्स मोशन का काउज है, मोशन करवाना है, मोशन को रोकना है, स्टेट को बदलना है तो फोर्स चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में बने रहने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। जी हाँ, कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो फोर्स नहीं चाहिए उसको बनाए रखने के लिए। एक बार वो यूनिफॉर्म मोशन में आ चुका है तब कोई फोर्स नहीं चाहिए। तो एरिस्टोटल ने ऐसा क्यों कहा था? एरिस्टोटल ने जानते हो क्या सोचा था? हमने तीर धनुष मारते हैं, तीर मारते तो तीर जाता है, उसे फ्रिक्शन को पता नहीं था लोगों को, तो उनका सोच कुछ ऐसा था कि जो एयर के मॉलिक्यूल्स है, एयर का जो रेसिस्टेंस है वो इस तीर पे पीछे से धक्का देते हैं, इसलिए वो आगे बढ़ता है। गलत है। आज के पॉइंट बाद में डेवलप हुआ जब फ्रिक्शन वगैरह सब, तो पता चला कि नहीं, एयर रेसिस्टेंस को अपोज करता है, एयर रेसिस्टेंस अपोज करता है। वो जो फोर्स लगाया उसकी वजह से वो आगे जाता है और यूनिफॉर्म मोशन में आगे जाता है। उसने सोचा था कि एयर का मॉलिक्यूल्स उसको धक्का देता, इसलिए वो यूनिफॉर्म मोशन में लगातार बना हुआ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इसलिए वो यूनिफॉर्म मोशन बना हुआ है। ये गलत कंसेप्ट था। बाद में कंसेप्ट सही हुआ। क्या कंसेप्ट सही हुआ? कि एयर मॉलिक्यूल्स ना उसको रिटार्ड करने की पीछे की तरफ कोशिश करता है, लेकिन उसके पास एक्सेलरेशन आया है ना, क्योंकि तीर मारा। समझ रहे हो? वो आगे बढ़ रहा है, इस पीछे वाले मोशन को अपोज करके वो आगे बढ़ रहा है। तीर धनुष बना, कुछ फोर्स लगाया तब आगे बढ़ा। अब एयर मॉलिक्यूल्स को पीछे धकेल रहा है, तो पीछे धकेलने वाला फोर्स को वो अपोज करके आगे बढ़ रहा है। और जब पीछे धकेलने वाला फोर्स बढ़ जाएगा तो उसको रोक लेगा, मतलब ग्रेविटी भी उसको खींच लेता है बेसिक बाद में जाके। अगर वो तीर धनुष यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, इसका मतलब क्या, उसके तब तो एयर रेसिस्टेंस पीछे खींच रहा है। मान लेते हैं जो तीर निकाला वो यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था, स्पीड नहीं बदल रहा है, अपना सेम स्पीड से चल रहा है, तब भी आप कहिएगा नहीं सर एयर रेसिस्टेंस तो है, पीछे फोर्स लगाएगा, एयर का फ्रिक्शन है, पीछे फोर्स लगाएगा, फोर्स तो यहां लग रहा है। आपने कहा कि यूनिफॉर्म मोशन बनाए रखने के लिए कोई फोर्स नहीं चाहिए। अरे भाई, उसने जो तीर धनुष से मारा वो भी तो उसके पास एक मोमेंटम गेन हुआ है ना, उसके पास स्पीड गेन हुआ, वो स्पीड पीछे वाले फोर्स को कैंसिल कर दिया। नहीं समझे? कोई बात नहीं, एक एक डेली लाइफ एग्जांपल लेते हैं। आपने खिलौना देखा होगा, टॉय कार है ये, टॉय कार। उसको हाथ से पकड़ के कोई चला रहा है, जमीन पे चल रहा है। मान लेते हैं उसने जो चलाया वो इस तरह से चला रहा है, इस तरह चला रहा है, उसका वेलोसिटी सेम है, स्पीड सेम रख के वो कोई हाथ से, जैसे कोई खिलौना का कार है उसको हम स्पीड सेम रख के यूनिफॉर्म मोशन में चला रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन में चला रहे हैं, सेम स्पीड से चला रहे हैं। यूनिफॉर्म मोशन में बनाए रखने के लिए फोर्स चाहिए क्या? नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए। फिर भी हम हाथ तो लगा रहे हैं सर, बोलेगा हाथ तो से हम लगा रहे हैं, हम तो फोर्स लगा रहे हैं हाथ से, हम हाथ से फोर्स लगा रहे हैं, हाँ, लेकिन उसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। इस कार के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 है। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है, अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स 0 होना चाहिए। हमने इधर से एक फोर्स लगाया अपने तरफ से जिससे कार को हम हाथ से चलाए, ठीक, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 क्यों है? क्यों यूनिफॉर्म मोशन बन रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन भी तो इसको पीछे अपोज कर रहा है। जब हम हाथ से चला रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, फ्रिक्शन उसको अपोज कर रहा है। और जब ये यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होगा उसमें हमारा फोर्स इस फोर्स को कैंसिल कर देगा। हम फ्रिक्शन को अपोज करके हम अपना फोर्स बढ़ा रहे हैं, फ्रिक्शन और उसको अपोज करके, तो फ्रिक्शन और उसको बराबर रूप से कैंसिल कर दिया यूनिफॉर्म मोशन।
जब हम ज्यादा फोर्स लगाने लगेंगे, जब F ग्रेटर देन F हो जाएगा, हम अपना फोर्स बढ़ा देंगे फ्रिक्शन से, तो इसके पास एक्सीलरेशन आ जाएगा। तब ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगा क्योंकि एक्सीलरेशन आ गया, अपना स्पीड बढ़ाते हुए जाएगा। ठीक। अच्छा, फ्रिक्शन भी बड़ा अच्छा चीज है। फ्रिक्शन के बारे में चर्चा हम कभी किसी और वीडियो में करेंगे। फ्रिक्शन है बहुत खतरनाक चीज। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है, पता होगा, नहीं पता है तो आपका गलत कंसेप्ट है। फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज नहीं करता है, फ्रिक्शन कभी कभी मोशन को सपोर्ट भी करता है। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, रिलेटिव स्लिपिंग, दो ऑब्जेक्ट के बीच के रिलेटिव स्लिपिंग को अपोज करता है, सिर्फ मोशन को अपोज नहीं करता, मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है। जैसे कार चलती है, कार को चलाने वाला कौन? फ्रिक्शन है। कार को रोकने वाला कौन? फ्रिक्शन है। चलाने समय फ्रिक्शन आगे लगता है जिससे कि कार चलती है, और रोकने समय फ्रिक्शन पीछे लगता है जिससे कि कार रुकती है। कार का इंजन कार को नहीं चला सकता, कार को चलाने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, इंटरनल फोर्स नहीं चला सकता, इंटरनल फोर्स नहीं चला सकता। फ्रिक्शन की चर्चा हम कभी और किसी वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा हिंट आपको बता रहे हैं, थोड़ा सा सस्पेंस बने रहने देते हैं। कार को चलाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। फ्रिक्शन किधर लगेगा? कार के चक्के में आगे, कार के चक्के में फ्रिक्शन आगे लगेगा जिससे कि कार चलना। अच्छा, साइकिल का एग्जांपल ले लेते हैं। साइकिल के दो पहिए हैं, दोनों पहिए में फ्रिक्शन किधर लगेगा? दोनों आंसर आएगा सभी का पीछे लगेगा। नहीं, गलत। जब हम साइकिल का पहला पैडल मारेंगे तो फ्रिक्शन पीछे लगने से साइकिल आगे बढ़ता है। फ्रिक्शन पीछे लगने से, एक चक्का में फ्रिक्शन पीछे लगेगा, एक चक्का में फ्रिक्शन आगे लगेगा। जब हम फ्रिक्शन वाला लेक्चर लेंगे ना तो आपको डिटेल से बताएंगे, पूरा फिगर बना के दिखाएंगे, फिगर बना के दिखाएंगे। अभी समय कम है, उनको फोर्स के बारे में चर्चा करना है, तो वहां पे उस लेक्चर में हम साइकिल का, दोनों साइकिल चक्का का फिगर बना के आपको दिखाएंगे कि जब हम पहला पेडल मारते हैं तो किस तरह से रिलेटिव मोशन का अपोजिशन होता है। एक चक्का पे फ्रिक्शन पीछे लगता है, एक चक्का पे फ्रिक्शन आगे लगता है, किस तरह से साइकिल आगे बढ़ता है। और जब ब्रेक मारते हैं तब फ्रिक्शन क्या होता है, जब साइकिल रुकता है तब दोनों चक्का में फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या 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 होता है, वो हम आने वाले लेक्चर्स में बताएंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फ्रिक्शन एक चक्का पे आगे लगता है जिसके कारण जैसे ही पहला पेडल मारते हैं। अच्छा, कार का इंजन, जो हमने बोला कार का इंजन नहीं चला सकता। कार का इंजन सिर्फ और सिर्फ चक्का को नचाता है। कार का इंजन सिर्फ और सिर्फ चक्का को नचाता है, चक्का को आगे नहीं बढ़ा सकता। कार का इंजन चक्का को सिर्फ गोल गोल घुमाएगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस कर दिया जाए, बालू ले लो, बालू पे मान लो, चक्का नाचते रहेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा, चक्का नाचते रहेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। कार का इंजन सिर्फ चक्का को नचाता है, गाड़ी आगे बढ़ाता है, फ्रिक्शन फोर्स उसको आगे बढ़ाता है। चलिए खैर, ये फ्रिक्शन का अगला कभी और लेक्चर्स लेंगे तो वहां पे हम डिस्कस कर देंगे। कमेंट करके बता देना अगर चाहिए तो, कमेंट करके बता देना अगर चाहिए तो। ये लेक्चर स्पेशल फॉर फ्रिक्शन, वहां डायग्राम बना के आपको सारी चीजें बताएंगे। हम चलते हैं आगे तो फ्रिक्शन लगता है, पीछे नहीं लगता है। सबका आंसर आएगा, हम चलते हैं आगे, फ्रिक्शन लगेगा पीछे। गलत। हम जब चलते हैं आगे तो फ्रिक्शन लगता है आगे, फ्रिक्शन लगता है आगे। चलाने वाला भी फ्रिक्शन हम लोग को चलाता भी है, कभी फ्रिक्शन सपोर्ट भी करता है मोशन को। ये हम चलने वाला एग्जांपल भी लेंगे जब हम फ्रिक्शन का लेक्चर करेंगे, वहां पे वो वाला पूरा डायग्राम बना के आपको दिखाएंगे। अब हमारा टॉपिक आ चुका है बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स। ठीक है, जब हम चलते हैं ना, हम जमीन को अपने पैर से पीछे धकेलते हैं, जमीन बदले में हमको आगे धकेलती है। जमीन क्योंकि चल नहीं सकता, हम चल जाते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ, हम जमीन पे फोर्स लगाए, जमीन उतना ही फोर्स हमारे ऊपर लगाए। जमीन मूव कर नहीं सकता, हम मूव कर जाते हैं। जमीन क्यों नहीं मूव कर जाता है? क्योंकि उसका मास बहुत बड़ा है। न्यूटन का थर्ड लॉ में आएगा। एक्सीलरेशन आपको पता है, जब F = ma, जिसको पता है उसके लिए बता रहे, F = ma होता है न्यूटन का सेकंड लॉ। यहां से एक्सीलरेशन हो जाएगा F/m। हमारा मास है कम तो हमारा एक्सीलरेशन होगा ज्यादा, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। जमीन का मास है बहुत बड़ा, उसका एक्सीलरेशन होगा बहुत छोटा, जिससे कि वो चलता हुआ नहीं दिखता है। हम फ्रिक्शन वाले लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ मोशन के बाद। खैर, बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स से फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं। बैलेंस फोर्स क्या होता है? जब किसी भी बॉडी के ऊपर, अच्छा ये दो तरह का फोर्स नहीं है, ये दो कंडीशन है फोर्स का, ये दो टाइप्स नहीं है फोर्स के, ये दो नाम नहीं है फोर्स के, दो अलग अलग नाम नहीं, खास प्रकार का फोर्स नहीं है ये ना। जैसे कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पढ़ते हो, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ते हो, न्यूक्लियर फोर्स पढ़ते हो, फ्रिक्शन फोर्स पढ़ते हो, ये सारा ना फोर्स नहीं है कुछ खास। ये दो कंडीशन है फोर्स का। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, ये जानना है। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर अगर नेट फोर्स 0 हो जाए तो उसको, उस कंडीशन में जो फोर्स लगता है उसको बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं।
धीमे धीमे समझते हैं। मान लेते हैं इधर से कोई फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का और इधर से कोई फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन का। एक आदमी एक वो बड़े से ऑब्जेक्ट को 10 न्यूटन की फोर्स इधर धकेल रहा है, बदले में उधर से कोई आदमी 10 बराबर 10 न्यूटन की फोर्स से उल्टा, मान लो इधर से कोई धकेल रहा है, उधर से उतना ही धकेल रहा है, दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा है। वो ऑब्जेक्ट किधर जाएगा? इधर भी नहीं जाएगा, किधर भी नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लग रहा है। दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा है। इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0। इस पे लगने वाला नेट फोर्स कितना है? 0। ठीक है, तो इस पे हमारे पास नेट फोर्स F नेट है 0, बॉडी किधर भी नहीं जाएगा। मान लेते हैं अगर इधर से कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा होता और कोई बड़ा खतरनाक आदमी आता एकदम बॉडी बिल्डर, उधर से 20 न्यूटन का वो फोर्स लगा देता, तो क्या होता? न्यूटन फोर्स को नापने का यूनिट है, फोर्स को मेजर करते हैं न्यूटन में, कंफ्यूज तो नहीं होना। उधर से कोई 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो क्या होगा? ये 10 न्यूटन वाले को कैंसिल कर देगा और इधर मूव करने लगेगा। मान लेते हैं कोई बड़ा सा चीज रखा हुआ है, इधर से कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, उधर से कोई 20 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, तो वो रखा हुआ ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? किधर मूव करेगा? इधर मूव करेगा, क्योंकि 20 न्यूटन का फोर्स ज्यादा हो गया, 10 वाले को कैंसिल कर देगा, तो ये अनबैलेंस फोर्स हो जाता है। मान लेते हैं इधर से कोई 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और इधर से कोई 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। ये 10 न्यूटन इधर से 20 से खींच रहा है, 20 से इसको धकेल रहा है, तो इसके ऊपर नेट फोर्स किधर आ जाएगा? इस डायरेक्शन में, क्योंकि कितना आएगा? 10। ये 10 तो इसको कैंसिल कर देगा, बचेगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन का फोर्स इधर जाएगा और इधर यहाँ पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इधर किधर भी नहीं जाएगा, ये रेस्ट पे रहेगा, है ना? रेस्ट पे रहेगा क्या? अभी चर्चा करते हैं। यहाँ पे नेट फोर्स 0, ठीक, यहाँ पे नेट फोर्स 0 नहीं है, नेट फोर्स 0 नहीं है। ये बैलेंस फोर्स होगा जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स 0 लगे, कोई फोर्स नहीं लगे, है ना? दोनों फोर्स एक दूसरे को काट दे, दोनों फोर्स एक दूसरे को काट दे, नलिफाई कर दे, दोनों को कैंसल कर दे, दोनों फोर्स को। ठीक है, यहां पे कैंसल नहीं कर पाया, नेट फोर्स आ गया, 0 नहीं है, तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आपका दूर करने जा रहे हैं, अब एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन आपका दूर करने जा रहे हैं, जो वीडियो के शुरुआत में हमने आपको प्रॉमिस किया था। क्या ये बॉडी रुका रहेगा? क्वेश्चन है, कमेंट में आंसर बताना है। क्या ये बॉडी रुका रहेगा? बैलेंस्ड फोर्स जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है तो क्या ये रुका रहेगा? रेस्ट में रहेगा क्या? यस और नो? आंसर कर दिए कमेंट में। मेरे ख्याल से सबका आंसर आएगा हाँ भाई ये रेस्ट में रुका है। गलत है? हाँ गलत है। ऐसा पूरी गलत नहीं है, थोड़ा सा गलत है। क्या सही है बता दें, सुनो ध्यान से। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये बॉडी रेस्ट में रहेगा। अगर इसके ऊपर नेट फोर्स 0 लग रहा है तो ऐसा कहीं जरूरी नहीं है कि ये बॉडी रेस्ट में रहेगा। ये हो सकता है यूनिफॉर्म मोशन से आगे चलते चले रेस्ट में रहेगा या यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अगर नेट फोर्स 0 है तो हो सकता है कि ये रेस्ट में रहे और हो सकता है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में बना रहे। अगर वो पहले रेस्ट में था, फोर्स लगाने से पहले अगर वो रेस्ट में था तो नेट फोर्स हमने 0 लगाया, वो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक। अगर फोर्स लगाने से पहले वो यूनिफॉर्म मोशन में पहले से ही मूव कर रहा था, मतलब यूनिफॉर्म मोशन मतलब सेम स्पीड से, स्पीड नहीं बता रहा था, एक्सेलरेशन 0 था, एक्सेलरेशन नहीं था, है ना, सेम स्पीड था, तो वो पहले से यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा था। उसके बाद हमने नेट फोर्स लगाया लेकिन 0 फोर्स लगा दिया तो भी वो चलता ही रहेगा उस यूनिफॉर्म मोशन में, वो रुकेगा नहीं, वो रुकेगा नहीं, वो चलता ही रहेगा। इस केस में ये पहले से देखना पड़ेगा वो पहले कैसे था। पहले रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रहेगा जब फोर्स 0 लगाए। पहले अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था तो भी वो चलता रहेगा जब तक नेट फोर्स 0 लगाए। हमने शुरू में आपको बताया यूनिफॉर्म मोशन में फोर्स की जरूरत नहीं होती है। यूनिफॉर्म मोशन में चलते रहने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती है। तो पहले यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था, पहले भी फोर्स की जरूरत नहीं थी। अब हमने फोर्स नहीं लगाया है तो इसका स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। फोर्स आता है तो क्या करता है, फोर्स आता है तो क्या करता है, स्टेट को बदलता है, रेस्ट से मोशन, मोशन से रेस्ट लाता है, स्टेट को चेंज करने का काउज है फोर्स। मैंने आपको असली बात बताई थी। फोर्स हमने स्टार्ट किया था इस लेक्चर को, फोर्स इज ए पुश और पुल, और आज हम पहुंच चुके हैं कि फोर्स इज ए काउज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ ए बॉडी। बॉडी के स्टेट को चेंज करने का काउज है फोर्स। ये बात हम आपको बताने वाले थे शुरुआत के लेक्चर्स में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो प्रॉमिस किया था आपको, कहा था वेट करने के लिए। हम फोर्स के बारे में बड़ी बड़ी बातें सीखेंगे कि फोर्स मोशन के स्टेट को चेंज करने का काउज है, ये रेस्ट से मोशन में, मोशन से रेस्ट में लाने का काउज है।
यूनिफॉर्म मोशन में बने रहने के लिए फोर्स नहीं चाहिए, सेम स्पीड से चलते रहने के लिए फोर्स नहीं चाहिए। तो अब क्योंकि इसके ऊपर कोई फोर्स लगाए नहीं तो इसका स्टेट में चेंज नहीं आएगा। रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में था तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन की, ठीक है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और यही अरिस्टोटल की पॉलिसी है। यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है और यही अरिस्टोटल की पॉलिसी है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगे। यहां पे नेट फोर्स नहीं लग रहा है, रेस्ट में था तो रेस्ट में रहेगा, यूनिफॉर्म, ठीक। और अरिस्टोटल ने कहा था यूनिफॉर्म मोशन में बने रहने के लिए नेट फोर्स चाहिए। अरे यहाँ यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था, ये अगर पहले से भी वेलोसिटी से सेम स्पीड से तो चलता रहेगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा। ये अरिस्टोटल की पॉलिसी है। इधर बात करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्स की। अब ये कैसे चलेगा, इसके ऊपर नेट फोर्स लग रहा है, ये कैसे चलेगा, ये हमेशा एक्सेलरेट करेगा या फिर डिक्लेरेट करेगा। इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, जब भी फोर्स लगता है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है, फोर्स प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। ये एक बड़ी बात है जो आपको शायद पता ना हो। पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स पता हो, ये डेफिनेशन भी फोर्स का होता है। फोर्स का एक और डेफिनेशन होता है, फोर्स को बताया तो स्टेट चेंज करने का काउज है ना, स्टेट चेंज करने का काउज। स्टेट जब बदलेगा तो वो एक्सेलरेट करके ही बदलेगा। रेस्ट से मोशन में लाएगा तो कैसे आएगा, एक्सेलरेट करके ही तो आएगा, अपना स्पीड बढ़ा के ही तो आएगा, एक्सेलरेशन ही तो आएगा। मोशन से रेस्ट में आएगा तो रिटार्ड करके आएगा, रिटार्डेशन से आएगा, निगेटिव एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, स्पीड घटा के आएगा, उसी को तो एक्सेलरेशन कहते हैं। स्पीड बढ़ाना घटाना इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फोर्स वो चीज है जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है। यहां पे फोर्स लग रहा है जिसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये अपना स्पीड बढ़ाते हुए आगे जाएगा, ये अपना स्पीड आगे बढ़ाते हुए जाएगा, तब ये यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगा। मोशन में तो रहेगा लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगा। यहां पे ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अनबैलेंस्ड कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट रहता है, अनबैलेंस्ड कंडीशन में नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ऑब्जेक्ट रहता है। इसके ऊपर एक्सेलरेशन आता है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन आता है, ये एक्सेलरेट करके अपना स्पीड बढ़ा भी सकता है। अगर फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग जाए तो रिटार्ड करके अपना स्पीड घटा भी सकता है। ये अपना स्पीड, अच्छा इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, कोई किताब है, आपका भाई इधर से खींच रहा है और आपका दूसरा भाई, दूसरा दोस्त उधर से किताब खींच रहा है। एक किताब को पकड़ के दो अलग अलग आदमी, एक इधर से खींच रहा है पकड़ के, उधर से खींच रहा है। मान लेते दोनों तरफ से दोनों सेम फोर्स लगाया हुआ है। आप अपने दो भाई से साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थोड़ा सावधानी बरतेंगे क्योंकि आपको चोट भी लग सकती है, ठीक है। हाँ, तो एक आपका भाई उधर से किताब पकड़ के खींच रहा है, यहाँ पे किताब है, यहाँ पे किताब है, इसको पकड़ के उधर खींच रहा है, उधर खींच रहा है, दोनों तरफ से बराबर फोर्स खींच के, दोनों तरफ तो पूरा फोर्स लगाए हुए हैं। कहीं किताब किधर भी मूव नहीं कर रहा है क्योंकि दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगा है। अब करना क्या है, अचानक से दोनों में से कोई एक आदमी हाथ छोड़ दे, खींच रहा, अचानक से कोई एक छोड़ दे, होगा क्या? जो छोड़ दिया वो तो छोड़ दिया, जो नहीं छोड़, इधर से पकड़ के खींच रहा था और उधर वाला अचानक से छोड़ दिया, होगा क्या? ये फेंका जाएगा, दूसरा वाला फेंका जाएगा, दूसरा वाला एकदम बहुत दूर तक फेंका जाएगा। पकड़ खींच रहा था, अचानक से उसने छोड़ा तो फेंका जाएगा। क्यों फेंकाया? क्योंकि पहले जब दोनों तरफ से बराबर खींच रहा था उस समय नेट फोर्स जीरो था, अब उसने छोड़ दिया तो इसके ऊपर नेट फोर्स आ गया। पहले नेट फोर्स जीरो था, अब जब उसने छोड़ा तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया। उधर वाला मान लो छोड़ दिया, इधर खींच रहा था तो नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आ गया। नेट फोर्स आया तो क्या आया? एक्सेलरेशन, अपना स्पीड बढ़ाते हुए इधर फेंका जाएगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड बढ़ाते हुए आगे फेंका जाएगा, है ना। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या करता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस करता है। अच्छा, बैलेंस्ड फोर्स रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन क्रिएट करता है। इट क्रिएट्स रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, या तो रेस्ट में रहेगा या तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अच्छा, ये वो काउज है, बैलेंस्ड फोर्स वो काउज है जिससे कि वो प्रीवियस स्टेट में जैसा था उसी तरह से वो बना रहेगा। और ये वो काउज है जिससे कि वो प्रीवियस स्टेट को चेंज करता है, पहले अगर ये रुका हुआ था तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगने से ये चलना शुरू हो जाएगा। पहले ये चल रहा था यूनिफॉर्म मोशन में तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स लगने से वो स्पीड अपना बढ़ा सकता है, घटा सकता है ना। तो ये वो काउज है अनबैलेंस्ड फोर्स जिससे कि वो प्रीवियस स्टेट को बदलता है।
ठीक है। ये यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन में रहता है। थोड़ा सा हम और चर्चा करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा क्या, मान लेते हैं अगर ये रुका हुआ है, शुरू में ये रुका हुआ है, रेस्ट पे है, वेलोसिटी इसका 0 है, रेस्ट पे है, हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया। अब ये बैलेंस फोर्स नहीं है क्योंकि इधर से फोर्स लगा, इधर से कोई लगाया नहीं। ये नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं है, फोर्स नेट फोर्स यहाँ पे 0 नहीं है, मतलब यहाँ पे अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। मतलब अनबैलेंस फोर्स लग रहा है मतलब क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। नेट फोर्स 0 होने की वजह से क्या होगा, रेस्ट से अपना स्टेट को चेंज करेगा। फोर्स लगने से होता क्या है, डेफिनेशन, नया डेफिनेशन, फोर्स लगने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, या फिर सिंपल भाषा में कहें फोर्स लगने से स्टेट में चेंज आता है। तो रेस्ट में था तब ये मूव करना शुरू कर देगा, ये मूव करना शुरू कर देगा। फोर्स लगने की वजह से इसके पास एक एक्सेलरेशन आ जाएगा और ये कुछ v वेलोसिटी से अपना मूव करेगा, कुछ एक्सेलरेशन मान लेता है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा और ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलने लगा। फोर्स इधर लगा, एक्सेलरेशन इधर आएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब अपना स्पीड बढ़ाते हुए जाएगा। स्पीड क्या करेगा, बढ़ाते हुए जाएगा। स्पीड क्या करेगा, बढ़ाते हुए जाएगा। दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, दूसरा कंडीशन ले लेते हैं, दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। मान लेते हैं पहले से ही यूनिफॉर्म मोशन में था, v वेलोसिटी से पहले चल रहा था यूनिफॉर्म मोशन में। किसमें था, यूनिफॉर्म मोशन में। यूनिफॉर्म मोशन में बने रहने के लिए फोर्स चाहिए क्या, नहीं चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन में पहले से था, कोई फोर्स नहीं था। बाद में इसे हमने फोर्स लगाया F, और कैसा फोर्स लगाया, नेट फोर्स 0 है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है, वेरी सॉरी, नेट फोर्स 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। नेट फोर्स 0 नहीं है मतलब अनबैलेंस्ड फोर्स है, मतलब फोर्स लगा इसके ऊपर। फोर्स लगने से क्या होगा, एक्सेलरेशन आएगा, या फिर यूं कहिए कि स्टेट में परिवर्तन आएगा, इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो इस तरफ वो मूव कर रहा था, ये इधर मूव कर रहा था, मान लो हम इधर फोर्स लगा दिया, क्या होगा, और तेजी से मूव करने लगेगा। इधर चल रहा था और फोर्स लगा दिया, और तेजी से मूव करने लगेगा। तो क्योंकि नेट फोर्स इसके तरफ आया, फोर्स लगा, तो इसमें फिर से आएगा क्या, एक्सेलरेशन। मतलब अपना स्पीड बढ़ाएगा। इधर भी से चल रहा था, अब ये भी से अपना स्पीड बढ़ाते हुए जाएगा, भी अपना स्पीड बढ़ाते हुए जाएगा। पहले 2 मीटर पर सेकंड से लगातार चल रहा था, पहले यूनिफॉर्म मोशन में था, 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड 2 मीटर पर सेकंड चल रहा था। जैसे हमने इस तरफ फोर्स लगा दिया, इसे बढ़ने लगा, 2 मीटर पर सेकंड से 4 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 6 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर 8 मीटर पर सेकंड हो गया, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आ गया। खैर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। अब ये नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा क्योंकि स्पीड सेम नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये एक कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम बता रहे हैं आपको कि अगर मान लेते हैं ये इधर मूव कर रहा था, इधर यूनिफॉर्म मोशन में था, ये कंडीशन इसमें और इसमें बस अंतर इतना है कि ये इधर चल रहा था, ये इधर चल रहा था। ये भी पहले यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब सेम स्पीड से चल रहा है, लेकिन चल इधर रहा है। अब हम फोर्स लगा दिए इस पे इधर, अब हम फोर्स लगा दिए इस पे इधर, होगा क्या, नेट फोर्स है इसके ऊपर, मतलब नॉन जीरो फोर्स लगा, मतलब फोर्स 0 नहीं है, इसके ऊपर नेट फोर्स है। तो नेट फोर्स है तो अनबैलेंस्ड फोर्स है, मतलब इसमें एक्सेलरेशन आएगा, मतलब अपना स्पीड बढ़ाएगा घटाएगा, रेस्ट से मोशन में लाएगा, मोशन से रेस्ट में लाएगा। अब क्योंकि हम चल रहा था इधर और फोर्स लगा दी इधर, तो क्या होगा, इसके मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा, इसके मोशन को स्टॉप करने की कोशिश करेगा। रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन इधर आएगा, इसका स्पीड इधर घट रहा होगा, इसका स्पीड इधर है तो इसका स्पीड क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, स्पीड डाउन होगा। यहाँ पे होगा क्या, एक्सेलरेशन इधर है तो चल इधर रहा था तो धीरे धीरे उसका स्पीड घटेगा, क्योंकि फोर्स इधर लगा दिए, चल इधर रहा था, उल्टा फोर्स लगा दिए तो स्पीड क्या होगा, इसका घटेगा। स्पीड क्या होगा, घटेगा। स्पीड अगर ज्यादा फोर्स लगाते गए स्पीड घटता गया, एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है कि रेस्ट में आ जाए। अगर ये ज्यादा फोर्स नहीं लगा तो स्पीड घटता जाएगा। यहाँ पे इसके पास निगेटिव एक्सेलरेशन आएगा, जिसको रिटार्डेशन हम कहते हैं, तो इस पूरी चर्चा से कंक्लूजन ये निकल के आया कि फोर्स, जो पुश और पुल से हमने इस लेक्चर को शुरू किया था, हमने बताया कि फोर्स वो चीज है जो मोशन के रेस स्टेट को बदलता, स्टेट को चेंज करने का काउज है फोर्स, स्टेट को बदलने का काउज है फोर्स। अगर रेस्ट में था तो उसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन में लाने का काउज है, मतलब स्पीड बढ़ाने का काउज है ना। अगर वो मोशन में यूनिफॉर्म मोशन में पहले से था उसका स्पीड बढ़ा सकता है, नॉन यूनिफॉर्म में ला सकता है। जितना पहले से चला तो उससे ज्यादा चलने लगेगा, ज्यादा तेजी से चलने लगेगा। अगर पहले से चल रहा था, हम उल्टा डायरेक्शन में फोर्स लगा तो उसका स्पीड घटता जाएगा, हो सकता है घटते घटते वो रेस्ट में भी आ सकता है। यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन था, यहाँ पे निगेटिव एक्सेलरेशन आ गया, मतलब रिटार्ड करने लगा, स्टॉप करने लगा धीरे धीरे। लेकिन यहाँ पे भी उसके पास
एक्सेलरेशन होगा निगेटिव होगा, मतलब यहां से एक्सेलरेशन होगा तो क्या होगा, दो माने तो एक्सेलरेशन 2 है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपना स्पीड बढ़ाएगा, यहां पे उल्टा फोर्स लगा देंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपना स्पीड घटाएगा। दोनों में स्पीड बदल रहा है, चेंजिंग स्पीड है, दोनों नॉन यूनिफॉर्म का एग्जांपल है। तो जब भी फोर्स लगता है बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होता है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, बताओ। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आंसर करो, कमेंट करो पहला क्वेश्चन। जब बॉडी पे फोर्स लगता है तो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में आता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में? आंसर है नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आता है। देख रहे हैं सब जगह। अगर पहले से बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो क्या इसके ऊपर फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा। यूनिफॉर्म मोशन में है तो फोर्स नहीं लगेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका मतलब पक्का उसके ऊपर फोर्स लगा होगा। फोर्स का नया डेफिनेशन क्या बन गया? फोर्स वो फिजिकल एजेंसी है। फोर्स का डेफिनेशन सुनिए, और डेफिनेशन में सिर्फ बोल रहा हूं, लिख नहीं रहा हूं, क्योंकि इतनी चीजें आपको समझा चुका हूं। फोर्स का न्यू डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन बन सकता है यहां से। एक ही बात है, कहने के अलग अलग अंदाज है। सिंपल भाषा में कहते हैं कि फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी। फोर्स का नया डेफिनेशन, पुश और पुल को भूल जाओ, मैंने इतनी चीजें बताई, आपको खुद से लिखना है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंज द स्टेट ऑफ बॉडी, है ना, बॉडी के स्टेट को, द स्टेट ऑफ बॉडी, change the state of body of rest, uniform motion or direction. Force in external agency which change the state of rest, uniform motion or direction or tends to change. या तो change करता है, या तो change करता है, या तो tends to change करता है। मतलब टेंड्स टू चेंज मतलब चेंज करने की कोशिश करता है। हो सकता है कभी कभी चेंज ना भी हो, फिर भी फोर्स लगा है, फिर भी चेंज ना हो, तो चेंज करने की पूरी कोशिश करता है फोर्स। क्या क्या चेंज करने की कोशिश करता है? स्टेट बॉडी का, स्टेट मतलब अवस्था, 3 अवस्था, रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन, मोशन सिर्फ नहीं बोलना है। अगर सिर्फ बोलेंगे कि फोर्स मोशन को बदलता है तो नहीं, मोशन में 2 तरह के मोशन हो जाएंगे, यूनिफॉर्म भी, नॉन यूनिफॉर्म भी। तो फोर्स पहले यूनिफॉर्म मोशन में था तो उसको नॉन यूनिफॉर्म में लाएगा। नॉन यूनिफॉर्म में फोर्स पहले से लग रहा होता है, यूनिफॉर्म मोशन में फोर्स नहीं लग रहा होता। और तीसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन को भी चेंज करता है फोर्स। अगर इधर चल रहा था, मान लेते हैं ये ऐसे चल रहा था, ये ऐसे चल रहा था, यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा था, फोर्स लगा दिए, अब ये ऐसे चलने लगा तो डायरेक्शन बदल गया इसका। पहला डेफिनेशन। दूसरा, इसी चीज को कहने का अलग अंदाज, दूसरा क्या है? फोर्स इज ए फिजिकल एजेंसी, या फिर कर लो एक्सटर्नल एजेंसी, दैट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। फोर्स वो चीज है जिससे कि एक्सेलरेशन आता है। फोर्स लगेगा तो बॉडी एक्सेलरेट करना शुरू करेगा, अपना स्पीड बढ़ाना शुरू करेगा। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ, स्पीड बढ़ाना शुरू करेगा। एक्सेलरेशन अगर उल्टा डायरेक्शन में लग जाए, रिटार्डेशन हो जाए, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो जाए, स्पीड घटाना शुरू। एक्सेलरेट मतलब स्पीड बढ़ाना या घटाना, एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ाना या घटाना। स्पीड बढ़ा सकता है, घटा सकता है, स्पीड को बदलना चाहता है। वेलोसिटी को चेंज करने का काउज है फोर्स। फोर्स क्या है? वेलोसिटी को चेंज करने का काउज है, स्टेट को बदलने का काउज है। तो रेस्ट से मोशन में आएगा तो यहां पे भी तो स्पीड बढ़ा के ना आएगा जी। इसी को तो एक्सेलरेशन कह रहे हैं कि रेस्ट से मोशन में आ रहा है, तो एक्सेलरेट करके